हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम क्लास 11th 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 30 या किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अबव प्रिंसिपल से। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो केमिस्ट्री का है काफी एक बेस होता है अबव प्रिंसिपल। और इस वीडियो के हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे कि होम्स रूल क्या होता है, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स का एटलीस्ट फ्रॉम 1 to 30 का सीखेंगे कि हम अबव प्रिंसिपल की हेल्प से किस तरीके से उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अबव प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है। अबव प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल द सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए वो समझते हैं। तो इसका मतलब समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स को समझना होगा। जैसे कि अगर हम कहें अबव प्रिंसिपल में, अबव जो वर्ड है, अबव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बट ये एक जर्मन वर्ड से आया है। जर्मन वर्ड अबव जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन इसका मतलब होता है जहां से ये वर्ड लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, जब किसी भी हाउस का या किसी भी बिल्डिंग का, तो सबसे पहले उसका जो है लोअर पार्ट स्टार्ट किया जाता है, देन ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर। सो मींस एक ऑर्डर में जो है उसका कोई भी हाउस या मॉन्यूमेंट या किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो देयर इज अ वे। तो उसका मतलब क्या हो, सबसे पहले हम जो है उस बिल्डिंग की नींव रखी जाती है, देन उसके बाद एक फ्लोर अबव, देन सेकंड फ्लोर, देन एंड सो ऑन। तो उसी हिसाब से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी सबशेल में किस ऑर्डर में फिल होते हैं वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि सबशेल वगैरह ये वर्ड्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। तो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि ऑर्बिट, शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। सबसे पहले हमको ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले इन टर्म्स को समझना होगा अच्छे से कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इन टर्म्स में कि हम यहाँ पे सबशेल का क्या मतलब है, ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, ये ऑर्बिट या शेल वगैरह ये सारी चीजें क्या होती है। तो हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो हमको ये पता है कि जैसे नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि जो एटम होता है उसका जो एक बेसिक पार्ट होता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ही चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसा सभी लोगों ने जनरली देखा होगा, सुना भी होगा या किताबों में देखा होगा या पढ़ा होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर रिसाइड करते हैं इसके ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, और आउटर पाथ में कौन रिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक जब एटम का जब स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया तो सबसे पहले बोहर मॉडल आया, BOHR। ये काफी पुराना मॉडल भी है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को, जिसका नाम होता है ऑर्बिट। यानी उन्होंने कहा कि ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। एक सर्कुलर पाथ होगा इस न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं। तो ये बोर मॉडल में कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं और उसी सर्कुलर पाथ को कहा गया ऑर्बिट। फिर जैसे जैसे आगे जब चीजें बढ़ी तब फिर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिसाइड तो करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट वो एक सर्कुलर पाथ को उन्होंने और अच्छे से क्या डिफाइन किया कि वो उस एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है सभी पाथ की, जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इसी फिक्स सर्कुलर पाथ को क्या कह दिया गया, एनर्जी लेवल। तो हर एक एनर्जी लेवल होता है, जो भी पाथ होगा अराउंड द न्यूक्लियस, अब उसको क्या कहा गया, एनर्जी लेवल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस हिसाब से अरेंज होंगे किसी भी पर्टिकुलर एटम में, तो यानी कि उस पाथ को क्या कहा गया, एनर्जी लेवल। यानी कि एनर्जी के हिसाब से वो अरेंज होंगे। जो पाथ सबसे पास में होगा न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस ये वाला पाथ इस न्यूक्लियस के सबसे पास में है, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, इसलिए इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो अब हर एक पाथ को जो है एनर्जी के टर्म्स में जोड़ दिया गया, उसी को कहा जाता है एनर्जी लेवल या शेल। अब यहाँ पे होता क्या है, अब जब
हर एक पाथ के लिए क्या हुआ है, उसकी एक वैल्यू या नेम डिसाइड कर दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर आपका n की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट पाथ है, तो उसी को कहा जाता है k शेल। क्या कहा जाता है? k शेल। जब सेकंड पाथ होगा या सेकंड ऑर्बिट आप कह सकते हो, या तो जो सेकंड सर्कुलर पाथ होगा अराउंड द न्यूक्लियस, उसको क्या कहा जाएगा? k देन l शेल एंड सो ऑन, k l m n ऐसे करके क्या हो गया, नेमिंग दे दी गई। और उसको सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट ना कह के क्या कहा गया, या वो एनर्जी लेवल होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फिर जब और स्टडी की गई तो ये देखा गया कि हर एक शेल जो है वो कुछ ना कुछ सबशेल्स में डिवाइडेड है। तो सबशेल्स का मतलब क्या हुआ कि फिर जब ये इसका कॉन्सेप्ट आया, कि जब आगे जब स्टडी हुई तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जो रिवॉल्व तो करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पाथ में या किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में एक फिक्स्ड अमाउंट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं, या एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही रिवॉल्व कर रहे हैं, या एक फिक्स्ड पॉइंट पे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब ये देखा गया तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो कुछ पर्टिकुलर स्पेस में वो पाए जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से पाए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है? सबशेल। तो सबशेल का मतलब आप ये समझ सकते हो कि किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी शेल में, बिकॉज ऑर्बिट, अब आप ये वर्ड अभी थोड़ा आउटडेटेड भी हो गया, तो हम ज्यादातर शेल का ही यूज करेंगे। तो किसी भी शेल में या किसी भी एनर्जी लेवल में, तो जहां जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, स्पेस इन विच द स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, उसी को कहा जाता है क्या? सबशेल। तो सबसे पहले आएगा शेल, यानी कि एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। हर एक एनर्जी लेवल को क्या कहा जाता है? शेल। या आप इसे कह सकते हो कि सबसे जो क्लोजेस्ट शेल होगा उसका नाम दिया गया के शेल, देन एल, देन एम एंड एन, देन सो ऑन। और हर एक शेल जो है कुछ ना कुछ सबशेल्स में डिवाइडेड होता है। सबशेल्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है? सबशेल। और ये डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, एस, पी, डी एंड एफ। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 4 सबशेल्स हैं, इन्हीं में जब देखा गया तो इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली इन्हीं पर्टिकुलर सबशेल्स में पाए जाते हैं। और ये एस सबशेल होते कैसे हैं? इनका स्पेस कुछ ऐसा होता है, सर्कुलर होता है। पी का अगर आप देखेंगे तो कुछ इस शेप में होता है, उसी तरीके से डी का कुछ इस तरीके का शेप होता है, एंड सो ऑन। यानी एक पर्टिकुलर रीजन है, कोई जरूरी नहीं कि इनका ऐसा ही फिक्स शेप हो। एक पर्टिकुलर कहा क्या जा रहा है, एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। जब ऐसी स्टडी की गई तो देखा गया कि 4 तरीके के स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली पाए जाते हैं, और उन्हीं को नाम दे दिया गया एस, पी, डी एंड एफ। अब ऑर्बिटल क्या होता है? अब हर एक सबशेल जो है वो कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है। हर एक सबशेल कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एस सबशेल की बात करें तो एस में क्या होता है? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। पी की बात करें तो पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पी में 3 ऑर्बिटल हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कहा गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ये कहा गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, ऐसा कहा गया कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। स्पिन उनकी अपोजिट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। बिकॉज अगर उनकी सेम डायरेक्शन में हो जाएगी तो उनके लिए जो है एन की वैल्यू या शेल की वैल्यू, सबशेल की वैल्यू और उनकी जो डायरेक्शन भी अगर सेम हो जाएगी तो उनकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। इस वजह से इनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। क्या मतलब होगा अभी हम और अच्छे से समझेंगे। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं और जिनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। तो हमको ये पता चला कि इसी पर्टिकुलर ब्लॉक को कहा जाता है ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली डिसाइड करते हैं। अब एस ऑर्बिटल में अगर देखा जाएगा तो वहां पे सिंगल एक ही ऑर्बिटल होता है। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो या तो आप उसको एस ऑर्बिटल कह लो या एस सबशेल कह लो। अब यहाँ पे पी जो आपका सबशेल होगा, पी जो आपका सबशेल है उसमें कितने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको रब करके आपको और अच्छे से समझाऊं तो पी जो सबशेल है
वो 3 ऑर्बिटल, p सबशेल जो है वो 3 ऑर्बिटल में डिवाइडेड होता है कुछ इस तरीके से, और हर एक ऑर्बिटल में हम जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हर एक ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब हुआ p सबशेल में टोटल हो गए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं p सबशेल में। उसी तरीके से जब d सबशेल की बात की गई तो d सबशेल में होता क्या है कि वहां पे वो 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है, कितने 5 ऑर्बिटल में, और p सबशेल कितने ऑर्बिटल में डिवाइडेड होता है 3 ऑर्बिटल में। d सबशेल अगर 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑर्बिटल हम जानते हैं उसमें मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि d सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बिकॉज d सबशेल जो होता है वो 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है, इस वजह से, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब हुआ d सबशेल में टोटल जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि f सबशेल जो होगा, f सबशेल जो होता है वो 7 ऑर्बिटल में डिवाइडेड होता है, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि f सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये हमने सीखा यहाँ पे कि ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। एक बार में अगर हम फिर से इसको रिवाइज करें तो सबसे पहले क्या हुआ, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ तो बोहर मॉडल में ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, और उसी सर्कुलर पाथ को कहा गया ऑर्बिट। बट जैसे जैसे स्टडी और डीप होती गई तो उसमें हर एक ऑर्बिट को या हर एक जो पाथ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसको एक सर्कुलर पाथ या एक फिक्स पाथ ना बोल के उस पाथ को क्या कहा गया कि एनर्जी लेवल, यानी कि वो एक उस हर एक पाथ की क्या होगी, एक फिक्स एनर्जी होगी। जो सबसे कम होगा, जो सबसे पास होगा न्यूक्लियस की, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, देन उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हर एक एनर्जी लेवल कहा गया, उसी को कहा जाता है शेल, और ये डिवाइडर होता है के, एल, एम और एन में। अब हर एक शेल में, हर एक पाथ में क्या होता है कि वो जो है सबशेल्स में डिवाइडेड होता है। अब सबशेल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पाए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर शेल में। सबशेल का मतलब क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है उस शेल में पाए जाएंगे कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में या कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस में। उसी स्पेस को या उसी रीजन को क्या कहा जाता है, सबशेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी शेल के अंदर। तो उसी सबशेल, वो जो सबशेल्स होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए, एस, पी, डी, एफ, बिकॉज ऑन द जो रीजन या स्पेस का जो जैसा शेप देखा गया उसी हिसाब से उनको डिवाइड किया गया एस, पी, डी और एफ में। इनका जो शेप का साइज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी इन्हीं पर्टिकुलर स्पेसेस में या रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी शेल में। अब हर एक सबशेल जो होती है वो कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होती है। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स वो और मतलब एग्जैक्ट प्लेस, आप ऐसा कह सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, और हर एक सबशेल जो है कुछ ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। अब एसपीडीएफ सबशेल्स हैं तो हम जानते हैं और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उनका जो है स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। अब ऐसा अपोजिट यहाँ पे क्यों होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझें तो अगर समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी अगर दोनों की बात की जाए तो अगर इनकी हम पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले हम उसका शेल फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पिन अलग अलग है। अब अगर इस वाले पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कौन से शेल में पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये एस के सबशेल के शेल में है। अब वो एस में पाया जा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसकी जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो भी 1 ही है, एन की वैल्यू भी इसके लिए 1 हो जाएगी। अब वो किस सबशेल में पाया जा रहा है, सपोज एस में पाया जा रहा है, तो वो जो एस की वैल्यू, एस सबशेल भी उसके लिए सेम हो जाएगा। अब ये 3 चीज तो सेम है इस पर्टिकुलर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब अगर इनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी तो इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। इसीलिए इनकी डायरेक्शन अपोजिट रखी जाती है ताकि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो आइडेंटिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है वो यूनिक हो एज कंपेयर टू इट्स नेबर या सेकंड इलेक्ट्रॉन से। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट क्यों होती है, ताकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो, वरना सारी चीजें इनके लिए सेम हो जाएंगी अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसी तरीके से जब हमको ये पता चला कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो अब हमने देखा कि एस सबशेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि एस
एस सबशेल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर पी सबशेल जो होता है वो 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है, जिसको नॉर्मली बुक्स में लिखा भी होता है px, py एंड pz। तो वो डिवाइडेड होता है 3 ऑर्बिटल्स में और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसी तरीके से डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमने अभी तक ये समझा कि ऑर्बिट, शेल, सबशेल या ऑर्बिटल्स वगैरह क्या होते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने अबव प्रिंसिपल पे, जिसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अब इन्हीं सबशेल्स में किस तरीके से फिल होंगे वो उनकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि अब हर एक शेल में कौन कौन से सबशेल होंगे और हर सबशेल की हम एनर्जी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने ऑर्बिट, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स की क्या डेफिनेशन होती है या उनका क्या कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब ये देखते हैं कि अबव प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल द सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऐसा कहा गया इसमें कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स पहले उस सबशेल में जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फिल होते जाएंगे। जिस सबशेल की एनर्जी जितनी कम होगी सबसे पहले वो उसमें फिल होंगे, देन एंड सो ऑन। तो अब ये डिसाइड हम कैसे करेंगे कि सबशेल की कितनी एनर्जी होगी? तो चलिए उसके लिए अबव प्रिंसिपल में एक रूल दिया गया n+l। यहाँ पे n+l रूल में क्या होता है? n का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि n+l रूल में n का क्या मतलब है और l का क्या मतलब होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये तो हुआ n+l रूल में n का मतलब क्या होता है और l का मतलब क्या होता है, और हम इसी रूल के हिसाब से हर एक सबशेल की जो है एनर्जी फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ये जानते हैं कि हर एक शेल में अगर हम उसकी पोजीशन की बात करें तो n = अगर 1 है तो हम जानते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट जो हमारा शेल है, या उसको आप n = 1 कह सकते हो या k शेल कह सकते हो, उसमें क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट वाले शेल में क्या होता है कि मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबशेल आता है? 1 का s। बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट शेल जो होता है वो उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल ही पाया जाता है, तो या सॉरी s सबशेल ही पाया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, जब ऐसा देखा गया तो फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ s सबशेल ही देखा गया। इसका मतलब फर्स्ट जो होगा आपका जो शेल होगा उसमें कौन सा सबशेल पाया जाएगा? 1 का s। फिर जैसे जैसे आपका जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 1 का s तो है पहले में आ चुका है, तो सेकंड ऑर्बिट में क्या क्या पाया जाएगा? सेकंड में 2s एंड 2 का p, ऐसा देखा गया। फिर जब थर्ड शेल की बात की जाएगी तो वहां पे 1s हो चुका है, 2s 2p हो चुके हैं। फिर थर्ड वाले में क्या क्या पाया जाएगा? 3s 3p 3d। ठीक है, एक एक सबशेल क्या होगा वहां पे इंक्रीज होता चला जाएगा। और वैसे ही जब फोर्थ शेल आएगा तो वहां पे क्या होगा? 1s 2s 2p देन 3s 3p 3d। ये सारे अभी तक थर्ड शेल तक आ चुके हैं। और फोर्थ में कौन सा पाया जाता है? 4s 4p 4d एंड 4f। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक तो सबसे पहले ऑर्बिटल में सबसे पहला जो शेल होगा उसमें कौन सा सबशेल पाया जा रहा है? 1s। फिर सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d एंड 4f। यानी अगर हमारे टोटल 4 शेल्स हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेसेस में या इन रीजन्स में या इन सबशेल्स में पाए जाएंगे। थर्ड, अगर 3 ही ऑर्बिट है तो उसमें इन रीजन्स में, 2 है तो इनमें इन रीजन्स में एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बात आई कि चलिए हमको ये तो पता चल गया कि कौन कौन से सबशेल्स होंगे। पहले में 1s, दूसरे में कौन सा हो जाएगा? 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d एंड 4f। इसका मतलब अगर मुझे इनकी एनर्जी वगैरह फाइंड नहीं हो, अगर मैं उनको उसी ऑर्डर में अरेंज करूं जिस हिसाब से उनका वैल्यू ऑफ n है,
इसी एल यहाँ पे मैं एक टर्म क्लियर कर देता हूँ कि इसी एन की वैल्यू को ही कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो एन की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब मैं बात करूं कि अगर मेरे को इनकी एनर्जी वगैरह से कोई लेना देना नहीं रहता, तो अगर इलेक्ट्रॉन सिंपली जैसे जैसे उनका ऑर्बिट या शेल बढ़ता जा रहा है उसी ऑर्डर में अगर वो फिल होते चले जाते इन सब शेल्स में, तो क्या ऑर्डर होता? ऐसा ही कुछ होता। सबसे पहले 1s में आते, देन 2s में आते, देन 2p में, देन 3s, 3p, 3s में आते, 3p में आते, देन 3d में आते, उसके बाद फोर्थ शेल में जाते, तो 4s, फोर्थ शेल में कौन कौन से सब शेल्स आ जाएंगे? 4s, 4p, 4d एंड 4f। यानी कि अगर मेरे को ये अगर मुझे अबव प्रिंसिपल या अबव प्रिंसिपल वगैरह नहीं दिया गया होता, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इसी ऑर्डर में फिल करता इन सबशेल्स के अंदर। और हम जानते हैं एस में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पी सबशेल के हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब पी जो पूरा सबशेल होगा उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, अगर आपको ठीक है वो तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही था, तो बस आप ये रिमेंबर करिएगा कि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल में 6, डी में 10 और एफ में कितने हो सकते हैं? 14। तो अगर मुझे अबव प्रिंसिपल नहीं पता होता तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं ऑर्डर में फिल करता हुआ चला जाता, कुछ इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी जितने मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं, कुछ इसी वे में मैं इनको फिल करता हुआ चला जाता। बट अबव प्रिंसिपल में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसी ऑर्डर में नहीं फिल होंगे जिस ऑर्डर में आपका शेल नंबर है, वो फिल होंगे उनके एनर्जी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होगा कि हर एक सबशेल की मुझे एनर्जी फाइंड करनी होगी, और उस जब उनकी एनर्जी आ जाएगी तब मुझे बताना पड़ेगा कि उनकी एनर्जी, किसकी एनर्जी कम है फिर किसकी ज्यादा है, उस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ? तो चलिए उस चीज को हम समझते हैं कि अब हम हर एक सबशेल की एनर्जी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि n+l रूल में, तो यहाँ पे l की जो वैल्यू होती है हर एक सबशेल के लिए वो फिक्स होती है। l की वैल्यू जो है वो फिक्स है, फिक्स फॉर एवरी सबशेल। तो यहाँ पे l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। ये होती है वैल्यू ऑफ l फॉर एवरी सबशेल। अब अगर यहाँ पे मुझे n की वैल्यू पता है और l की वैल्यू भी पता है, चलिए हम सबकी एनर्जी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आता है 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, देन 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अगर मैं इतने सबशेल्स की बात करूं, तो अब यहाँ पे देखिएगा 1s में देखिए n की वैल्यू हमको पता है, वही होती है जो शेल की वैल्यू है या ये ऑर्बिट की वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 1। और s की वैल्यू जो है, सॉरी n+l अगर आप रूल लगा रहे हो तो n तो हो गया 1 और l की वैल्यू s के लिए कितनी है? 0, यानी कि 1 + 0, तो इसकी एनर्जी आ गई कितनी? 1। उसी तरीके से जब 2s की निकालोगे तो 2 + 0 = 2। उसी तरीके से जब 2p की निकालोगे तो आप देखिए p की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है? p के लिए 1 है, यानी कि 2 + 1 = 3। 3s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + अगेन 0 = 3। 3p की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 = 4। 3d की कितनी हो जाएगी? देखिए 3 प्लस, अब d की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 + 2 यानी कि 5। उसी तरीके से 4s की वैल्यू हो जाएगी 4 + 0 यानी कि 4। 4p की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 यानी कि 5। 4d की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 दैट इज 6 एंड 4f की वैल्यू हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7। तो ये आ गया उनका एनर्जी बेस्ड ऑन द n+l रूल। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब इनकी एनर्जी जो है सेम आ जाएगी, फॉर एग्जांपल 2p और 3s में आप देख सकते हो उनके लिए n+l की वैल्यू क्या हो गई? सेम। तो जिसका n स्मॉल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू द वन विच हैज हायर वैल्यू ऑफ n, यानी कि यहाँ पे 2p की एनर्जी कम है, 3s की ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब किसी दो सबशेल्स की एनर्जी जो है वो कम आ जाए। तो ये हमको समझ में आया, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 2p की एनर्जी कम होगी किससे? 3s से। और अगर आप देखिए कोई किसी और जगह यहाँ पे देखेंगे 4, ठीक है वो अभी अब आगे डिस्कस करते हैं सारी चीजों को। तो हमने जब इनकी एनर्जी फाइंड कर ली,
तो अब चलिए इनको अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इनको अरेंज करना हो तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले एनर्जी सबसे कम है 1s की, तो 1s सबसे पहले आ गया। उसके बाद आ जाएगा देखिए एनर्जी 2 है किसकी, 2s की। उसके बाद देखिए 2p और 3s दोनों की सेम है, बट इसका n की वैल्यू जो है 2p के लिए कम है, 3s की ज्यादा है, इसलिए 2p की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 3s। उसके बाद देखिए एनर्जी जो है 4 किसकी किसकी सेम है, 3p की सेम है और 4s की सेम है, बट वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो यहाँ पे लगा था। तो 3p के लिए n की वैल्यू कम है, इसका मतलब 3p की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 4s, तो 3p की एनर्जी कम हुई। अब यहाँ पे देखिए 3p के बाद अब आप अगर इसको कंपेयर करें 3d और 4s को, तो 3p के बाद अगर मैंने मेरा जो पिछला ऑर्डर था अगर मैं इनको नॉर्मल इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हुआ चला जाता तो 3p के बाद 3d आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए 3d की एनर्जी कितनी है 5 और 4s की एनर्जी कितनी है 4, इसका मतलब 4s की एनर्जी कम है, इसका मतलब 4s पहले आएगा और 3 का d क्या होगा उसके बाद आएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई हो। बस यहीं पे ही थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बिकॉज सारे ऑर्डर तो यहाँ तक देखिए आप सेम है 1s 2s 2p 3s 3p, बट यहाँ पे 3d आना चाहिए था, बट आया कौन सा 4s, बिकॉज 4s की एनर्जी क्या है कम है और 3d की ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो 3d 4s पहले आ जाएगा 3d बाद में, फिर उसके बाद देखिए आएगा नंबर ये 4p की एनर्जी कम है किससे 4d से एंड देन 4f, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट इसी पॉइंट पे थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो इसमें ऐसा फर्क क्यों पड़ा, बिकॉज 4s की एनर्जी कम होती है 3d से यूजिंग द अबव प्रिंसिपल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस ऑर्डर में फिल होंगे किसी भी एटम या एटम के लिए जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्डर में फिल करेंगे, बिकॉज यही है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर ईच सबशेल, यही है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा कि n+l रूल क्या है और उसके हेल्प से हम हर एक सबशेल की एनर्जी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो अभी तो हमको ये पता चला कि अब कि जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होती है हर एक सबशेल के लिए और उसका ऑर्डर क्या होगा, सॉरी एनर्जी क्या होती है हर एक सबशेल के लिए और उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने यहाँ पे सीखा। अब इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स में किस वे में फिल होंगे वो बताया जाता है हुन्स रूल के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हुन्स रूल डिस्कस करते हैं। उसके बाद जब हम ये चीजें डिस्कस कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस वे में फिल होंगे इसमें यूजिंग द हुन्स रूल, फिर उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30 में, तब आपको सारी चीजें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हुन्स रूल डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अबव प्रिंसिपल में n+l रूल के हिसाब से हम सबशेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब जब हमने उनको अरेंज करना सीख लिया कि हम कि सबशेल्स की एनर्जी किसकी कम होती है किसकी ज्यादा होती है, अब उसके बाद हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अब हर एक ऑर्बिटल में, बिकॉज हमको पता है हर एक सबशेल ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है मेनली ऑर्बिटल्स में ही रिसाइड करते हैं। तो अब किस तरीके से वो ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं तो उसको बताया गया हुन्स रूल में। हुन्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द ऑर्बिटल्स सिंगली फर्स्ट बिफोर डबलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं किसी भी एक ऑर्बिटल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने p सबशेल लिया, यहाँ पे मैंने p सबशेल लिया और मुझे पता है p सबशेल जो होता है वो 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को मुझे फिल करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि p सबशेल में आ सकते हैं, तो मुझे अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करना है तो किस तरीके से वो फिलिंग होती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाई हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हो तो जैसे ही आप बस में इंटर करोगे तो सभी लोगों की एक ये माइंडसेट रहता है कि वो ये सर्च करते हैं कि अगर कोई सीट पहले खाली हो, अगर वो कोई भी सीट खाली होगी तो सबसे पहले वो जाके उस पर बैठ जाएंगे। वो ये ज्यादा प्रेफर करेंगे कि सिंगल उस पर बैठना, अगर कोई पहले से ही उस पर बैठा हुआ होगा तो वो उस पर डबल होना उतना प्रेफर नहीं करेंगे, अगर कोई और सीट खाली है तो उस पर वो सिंगल बैठना ज्यादा प्रेफर करेंगे। बट अगर उस बस की सारी सीटों में एक एक लोग बैठे हुए हैं तभी हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमको किसी ना किसी के बगल में ही बैठना पड़ेगा। तो यही नेचर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी कि वो सबसे पहले जब किसी भी ऑर्बिटल में इंटर करना जाते हैं तो ये देखते हैं कि अगर कोई भी सीट या कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है तो पहले वो पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो कुछ इस वे में वो अरेंज हो जाते हैं या फिल हो जाते हैं सिंगली फर्स्ट, सबसे पहले वो सिंगल वो
भर जाएंगे किसी भी ऑर्बिटल में। फिर जब अगले इलेक्ट्रॉन यानी कि जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तब उसके पास मजबूरी बची कि वो सिंगली ऑक्यूपाई तो हो नहीं सकता यहाँ पे, फिर उसकी मजबूरी यही हो गई कि वो फिर क्या होगा, जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन, उसको इसकी मजबूरी ये हो जाएगी कि इसके बगल में ही, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के बगल में ही उसको बैठना पड़ेगा या ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। और पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्यूपाई किस तरीके से होते हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और किस तरीके से वो फिल होंगे, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब किसी भी पूरे सबशेल में या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में सबसे जो इलेक्ट्रॉन्स है किस वे में फिल होंगे वो बताया गया हुम्स रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में वो सिंगल सिंगल जाके बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद वो डबल होना स्टार्ट होंगे, कुछ इस तरीके से। तो यही होता है हुम्स रूल। अब यहाँ पे अगर इसको और अच्छे से समझें, अगर मैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं आपको, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज यही पी के 2 ऑर्बिटल है, सॉरी पी के 2 सबशेल मैंने लिए हैं। तो हमने ये देखा कि हुम्स रूल के हिसाब से वो होगा क्या, कुछ इस तरीके से जाके बैठ जाएगा, ठीक है। बट अगर हुम्स रूल ना होता तो ये क्या होता कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या होता, इसी के बगल में चला आता, यूजिंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी वो फुलफिल करता, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाने की बजाय अगर यहाँ चला जाता तो ये तरीका क्या हो गया, गलत हो गया, और ये तरीका क्या है, सही है। आई होप तो इस डिफरेंस से आप अच्छे से समझ जाओगे कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया है तो दूसरा अगले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर तीसरा अगले वाले में, अगर तीनों खाली हैं तो फिर चौथा जब आएगा तब वो पहले के बगल में बैठना उसकी मजबूरी हो गई। बट अगर ऑर्बिटल्स खाली हैं तो दूसरा वाला पहले के साथ नहीं जाएगा, दूसरा वाला बगल वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर तीसरा वाला अगले वाले में, अगर तीनों खाली है तो। बट अगर तीनों भर गए हैं तब फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, उसको डबल होना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो यही होता है हुम्स रूल, जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग द ऑर्बिटल्स सिंगली फर्स्ट बिफोर डबलिंग, सबसे पहले वो सिंगल सिंगल जाके सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके बाद डबल होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप हुम्स रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने अफबाउ प्रिंसिपल में देखा कि उनका एनर्जी लेवल सबशेल्स का किस ऑर्डर में होता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये देखा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। और हुम्स रूल में हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किसी सबशेल में या किसी ऑर्बिटल्स में किस वे में अरेंज होंगे। जब हमने ये सारी चीजें सीख ली तब हम अब आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर डिस्कस करते हैं फ्रॉम 1 to 30 और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। सारी चीजों को मिला के उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब एटॉमिक नंबर 1 to 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने अफबाउ प्रिंसिपल में ये सीखा कि जो सबशेल्स होते हैं उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर किस वे में होती है। तो 1s होता है, फिर 2s, 2p, देन 3s, 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, 4d, 4f, इस ऑर्डर में होता है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसी वे में फिल होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 जो कि होता है किसका, हाइड्रोजन का। क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हम जानते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 होंगे। और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में ही रिसाइड करेगा विद इन द एस सब शेल, ठीक है। इन वर्ड्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, शेल क्या है, सब शेल क्या है, कि वो पहले शेल में आएगा और किस सब शेल में आएगा, एस में ही आएगा। तो इसका मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही में आ जाएगा, एस में, 1s1, ठीक है। अब सेकंड हो जाएगा हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। सबसे पहले मैं यहाँ एटॉमिक नंबर नोट कर देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो अभी सबसे पहले एटॉमिक नंबर 8 तक डिस्कस करते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन का हो गया 1s1। अब हीलियम पे भी चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इसी s सब शेल में ही आ जाएंगे, पहले वाले शेल के अंदर, 1s2। अब लिथियम, अब ये हो जाता है अब आपका नोबल एलिमेंट, ठीक है, नोबल एलिमेंट हो जाता है।
उसी तरीके से लिथियम, लिथियम का हो जाएगा 1s2। इसमें जो फर्स्ट शेल में के जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो s सब शेल में आ ही चुके हैं। इसका मतलब जो अगला थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकंड शेल में जाएगा और किस सब शेल में जाएगा, s में, ठीक है, 2s1, बिकॉज यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। तो आपको इसको ध्यान रखना है यूजिंग द अबव प्रिंसिपल। अब अगर जैसे वो हम उसकी बात करें होम्स रूल वगैरह की या पॉलीज एक्सक्लूजन की, तो हमको ये पता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कुछ, और उनकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। फिर जब अगला आएगा तो 2s वाला जो होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सिंगली सबसे पहले ऑक्यूपाई होते हैं, फिर उसके बाद डबल होना स्टार्ट होते हैं, ये कहा गया था होम्स रूल में। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो हर एक चीज का देखिए यूज यहाँ पे हो रहा है, वो दोनों प्रिंसिपल का भी और अबव प्रिंसिपल तो हमारा मेन है ही, तो बिकॉज उसी से हमको पता चला कि किस ऑर्डर में हमको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो 1s2 2s1 हो गया। उसी तरीके से बेरिलियम में क्या है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 1s2 में आ चुके हैं, अगले जो 2 बचे वो 2s के 2 में आ जाएंगे, बिकॉज s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये भी हमने सीखा। अब बोरॉन, बोरॉन में क्या होगा, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s के 2 में चले गए, फिर जो अगले 3 बचे वो 2s के 2 में 2 आ गए और एक और बचा। अब 2 सेकंड वाले शेल में हमको पता है s के साथ p भी होता है, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें चला जाएगा, p में, 2p का 1। तो आप टोटल काउंट करेंगे 2 + 2 4 + 1 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p1। उसी तरीके से जब कार्बन का करेंगे तो 1s2 2s2 देन 2p2। नाइट्रोजन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p3। उसी तरह जब ऑक्सीजन का करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 तक का। तो अभी तक हमने देखा फ्रॉम 1 to 8 ऑक्सीजन तक देखा, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देन आएगा आपका फ्लोरीन, नियॉन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये ऑर्डर भी आपको अच्छे से याद रखना है। एटॉमिक नंबर इसका किस एलिमेंट का कौन सा होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन आ जाता है आपका फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन सल्फर। तो अगर हम इतने एलिमेंट्स का देखें, अब बात करते हैं फ्लोरीन की। तो ऑक्सीजन में हमने देखा 1s2 2s2 2p4 तक जा चुका है, तो अभी इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 5 + 2 7 + 2 9, टोटल 9। अब नियॉन की बात करें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये भी अगला क्या हो गया, एक नोबल एलिमेंट, बिकॉज इसके भी सभी सबशेल्स कंप्लीटली फिल हैं। अब सोडियम, सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6। अब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट शेल के जो ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल हैं, सेकंड शेल के जितने भी सब शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल हैं। मैं बार बार इन्हीं वर्ड्स पे क्यों जोर दे रहा हूँ, बिकॉज आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। अब अगला जो अभी तक यहाँ पे देखिए 6 + 2 8 + 2 10 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो गए, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बिकॉज इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा अब वो थर्ड शेल के s सब शेल में चला जाएगा, 3s1। फिर इसी तरीके से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। s में जब कंप्लीटली दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो जाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे, बिकॉज थर्ड शेल में s सब शेल के बाद अब p की बारी आएगी, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। टोटल आप काउंट करेंगे तो उतना ही आने चाहिए जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ तक देखिए 6 + 2 8 2 10, यहाँ तक 10 हो चुके हैं, 2 14 और 10 + 2 12 और 12 2 14। अब इसका जो होगा फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p3। उसी तरीके से सल्फर का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। तो देखिए कितने हो गए, यहाँ तक तो हो गए थे 10 + 2 12 और 4 14, यहाँ यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू सल्फर। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक नंबर 17 से लेकर के लास्ट तक का देखते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस हिसाब से कर सकते हैं।
तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा अप टू सिलिकॉन यानी कि 16 तक का। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो अभी तक हमने देखा है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 16 तक का, जो कि होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। देन उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन। ये ऑर्डर भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। देन क्लोरीन, आर्गन, फिर उसके बाद आ जाता है पोटेशियम, उसके बाद आ जाता है पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, देन स्कैंडियम, स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, 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 आयरन, कोबाल्ट, देन निकल, देन 29 होता है कॉपर, एंड देन 30 होता है लास्ट जिंक। तो चलिए अब इनका देखते हैं। तो क्लोरीन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, यहां तक आप काउंट करिए कितना हो चुका है। यहाँ पे 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12, और 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, यानी इसका हो जाएगा 3p5, 17 तक। अब आर्गन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, ये भी हो जाता है आपका अगला नोबल एलिमेंट। अब आगे के जितने एलिमेंट्स हैं, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम इसी आर्गन का यूज कर सकते हैं। तो हम पोटेशियम, अब क्योंकि आप जानते हो कि ये सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी, तो आपको बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हो। यहाँ तक आर्गन का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए, अब आपको ये पता है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब आपका 3p हो चुका है तब आएगा 4s। अब आएगा 3p के बाद अगला 4s, यानी कि 4s1। उसी तरीके से कैल्शियम का आप लिख सकते हो, आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 4s1, देन 4s2, देन उसके बाद जब 4s2 फिल हो गया है तब आएगा अगला 3d1। किसका हो जाएगा? स्कैंडियम का। उसके बाद ये हो जाएगा 3d, 4s2, 3d2, देन हो जाएगा 4s2, 3d3। यहां पे देखना है क्रोमियम के केस में, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको दिखेगी, ये हो जाएगा 4s। देखिए होना तो चाहिए था 4s2 और 3d4, बट क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, एक चीज आपको अच्छे से समझनी होगी कि हाफ फिल जो सबशेल्स होते हैं, हाफ फिल सबशेल और या तो फुल फिल वाले सबशेल, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी मोर, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज उसमें सिमेट्री देखी जाती है। अगर सभी सबशेल्स कंप्लीटली हाफ फिल हैं या कंप्लीटली फुल फिल हैं तो उसमें उनकी सिमेट्री ज्यादा होगी, सिमेट्री ज्यादा होगी इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्रोमियम क्या करता है, एस में, क्यों? बिकॉज अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तो अगर ये हाफ फिल भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो 4s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है 3d के 5 में, बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही कंप्लीटली हाफ फिल हो गए हैं और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेट। तो ये हो जाता है क्रोमियम का, और ये एक एक्सेप्शन है अबाव प्रिंसिपल का, ये ध्यान रखना है। और उसी तरीके से अगला एक्सेप्शन कौन सा है? कॉपर। तो मैंगनीज का हो जाएगा आर्गन, देन 4s2, 3d5। आयरन का हो जाएगा 4s2, 3d6। उसी तरीके से कोबाल्ट का हो जाएगा 4s2, 3d7। निकल का हो जाएगा 4s2, 3d8। सेम उसी तरीके से इसी स्टेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4s1। और ये होना चाहिए था, देखिए होना क्या चाहिए था, 4s2, 3d9, बट यहाँ पे क्या है, s तो कंप्लीटली फुलफिल है, बट d वाला जो है वो कंप्लीटली फुलफिल होने वाला है। तो ये चाहेगा वो कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन s वाले से लेकर के अपना 10 फुलफिल कर लेगा। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेट। बस ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जिंक का हो जाएगा 4s2, 3d10।
तो ये हुआ कि हमने अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुन्स रूल सबका यूज कर करके एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखा, और उसमें जो दो एक्सेप्शंस पाए गए क्रोमियम और कॉपर के केस में, जस्ट इन केस बिकॉज दे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इस वाले कॉन्फ़िगरेशन की एज कम्पेयर टू प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सिमेट्री उनकी ज्यादा है दोनों ही केसेस में। एस भी कम्प्लीटली हाफ फिल है और डी भी कम्प्लीटली हाफ फिल है, यहाँ पे एस कम्प्लीटली हाफ फिल है और डी कम्प्लीटली फुल फिल है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन द प्रीवियस स्टेट। इस वजह से ये दो एलिमेंट्स में क्या होता है, अबव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन माना जाता है इन दोनों को, और बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो ये होता है अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, इन सभी का जो है यूज करके हमने एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना अच्छे से सीख लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। तो अगर ये अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।